रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह नई दिल्ली से। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा स्थिति आज भी आतंकवादी संगठनों, सरकारी एजेंसियों और गुप्त गठबंधनों में गहरे जड़ जमाए हुए नेटवर्क से प्रभावित है। दशकों की अंतर्राष्ट्रीय दबाव और निगरानी के बावजूद लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान जैसे आतंकी संगठन देश के शहरी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी सक्रिय हैं। पाकिस्तान की आतंकवादी संरचना में कई और छोटे लेकिन खतरनाक संगठन भी शामिल हैं। हक्कानी नेटवर्क, ये समूह आईएसआई के संरक्षण में एक तरह की स्वतंत्र स्थिति के साथ काम करता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय है। ये तालिबान के विभिन्न गुटों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस आईएसआई के यह संगठन टीटीपी से अलग हुए आतंकवादियों द्वारा बनाया गया है और इसका संचालन पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से होता है। हरकतुल मुजाहिदीन, ये संगठन खासतौर पर भर्ती करने का काम करता है और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को आतंकवादी बनने के लिए लोगों की आपूर्ति करता है। यह पाकिस्तान के धार्मिक मदरसों के नेटवर्क में बेहद सक्रिय है और माना जाता है कि ये 60% से ज्यादा आतंकियों को आतंकी जिहादी गतिविधियों में भेजता है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से रिश्तों को केवल आरोप नहीं बल्कि ठोस सबूतों से भी समर्थन मिला है। इनमें शामिल हैं विभिन्न आतंकवादियों की गवाही, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें और वित्तीय निगरानी तंत्र। 1990 से अब तक पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी हिंसा में 45,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को 2008 से 2010 और 2012 से 2015 और 2018 से 2022 के दौरान अपनी ग्रे लिस्ट में डाला क्योंकि वो आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने में बार बार नाकाम रहा। पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं के बयानों ने भी इन तथ्यों को और मजबूती से साबित किया है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने माना था कि कश्मीर में अभियानों के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने रणनीतिक लाभ के लिए आतंकी संगठनों को समर्थन दिया। हाल ही में वर्तमान विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कबूल किया कि पाकिस्तान ने पश्चिमी ताकतों के लिए गंदा काम किया है, जो देश की गुप्त गतिविधियों की गहरी जड़ें दिखाता है। इस्लामाबाद भले ही आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने से इनकार करता हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संगठन लगातार इस बात को उजागर करते रहे हैं कि कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों से आतंकवाद को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपने फैले हुए आतंकवादी ढांचे को खत्म नहीं करता, तब तक पूरा क्षेत्र और भी ज्यादा अस्थिरता की ओर बढ़ सकता है। खासकर अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद बढ़े तनाव के दौर में इन आपस में जुड़े हुए आतंकवादी संगठनों से बना हुआ बहुमुखी खतरा अब भी सक्रिय है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल रहा है और दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद अस्थिर करने वाला बना हुआ है। पिछले कई दशकों में भारत पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से लगातार जूझता रहा है। ये रिपोर्ट जो हम दिखाने जा रहे हैं, इसमें लंबे समय से चली आ रही चुनौती की जांच करेंगे। हमले, उनका असर और भारत के इस पार सीमा से हो रहे आतंकवाद के खिलाफ ठोस प्रतिक्रिया। यह रिपोर्ट दिखाती है कि भारत किस तरह पाकिस्तान से
निकलने वाले आतंकवाद का सामना करता हुआ चला आ रहा है। दुनिया ने जब नए मिलेनियम में कदम रखा, तब से भारत को सीमा पार आतंकवाद का खतरा लगातार झेलना पड़ा, जो कि पाकिस्तान की जमीन से पूरी योजना और तैयारी के साथ अंजाम दिया गया। वास्तव में भारत लंबे समय से पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत में कई बड़े आतंकवादी हमले पाकिस्तान स्थित या पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं 2001 भारतीय संसद पर हमला। यह हमला भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर सीधी चोट दी। इस आतंकी हमले में 9 लोग मारे गए और 18 घायल हुए। 2022 अक्षरधाम मंदिर हमला। यह हमला गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर पर हुआ। हमले में 31 लोग मारे गए और 80 घायल हुए। 2008 मुंबई आतंकी हमला। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा एक साथ कई जगहों पर हमला किया गया। इस आतंकी हमले में 164 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। 2016 उरी हमला। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हमले में 20 जवान शहीद हुए और 21 घायल हो गए। दो 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला। यह हमला भारतीय वायुसेना के अड्डे को निशाना बनाकर किया गया। 2019 पुलवामा आत्मघाती हमला। भारतीय सुरक्षा बलों को लक्ष्य बनाकर यह आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हुए। 2025 पहलगाम हमला। यह आतंकी हमला देश की आत्मा को झकझोर देने वाला था। इस हमले में 26 आम लोग मारे गए और 17 घायल हुए। पिछले 10 वर्ष में ही 350 से ज्यादा भारतीय आम नागरिक सीमा पार आतंकवाद की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और 800 से अधिक लोग इन हिंसक आतंकी हमलों में घायल हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों के 600 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं और 1400 से अधिक घायल हुए हैं। इसके जवाब में भारत की प्रतिक्रिया सख्त और कई स्तरों पर रही है। partially repeat myself from yesterday. जैसा कि मैंने कल भी कहा था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की यह छवि कि वह दुनिया भर में आतंकवाद का केंद्र है, कई ऐसी घटनाओं पर आधारित है जहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकारों, एजेंसियों और संस्थाओं के पास ठोस सबूत मौजूद हैं। दुनिया भर में कई ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं जिनमें पाकिस्तान की संलिप्तता पाई गई है। मुझे इस मंच के सामने ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओसामा बिन लादेन को कहां पकड़ा गया था और किसने उसे शहीद कहा था। पाकिस्तान ने कई दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बिना किसी डर के अंजाम दिया है और जैसा कि मैंने कल भी कहा, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए जानबूझकर यह दावा किया था कि आतंकवादी सज्जाद मीर मर चुका है, लेकिन जब उस पर दबाव पड़ा तो उसे फिर जिंदा कर दिया गया, गिरफ्तार किया गया और अब वह पाकिस्तान की हिरासत में बताया जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में ऐसे आतंकवादी मौजूद हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंधित किया है। साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दुनिया के अन्य देश भी आतंकवादी मानते हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन और उनके नेता मसूद अजहर और हाफिज मोहम्मद सईद शामिल हैं। नई दिल्ली ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद में भूमिका को उजागर किया है। साथ ही देश के भीतर सुरक्षा, खुफिया तंत्र और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को मजबूत किया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर
हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की। ये कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त चेतावनी थी। – 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला किया। ये एक सीधा और निर्णायक जवाब था। – 2025 ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ढांचे पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन हमलों का मकसद इन आतंकी ठिकानों को खत्म करना था। अंत में कहा जा सकता है कि भारत अब भी पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद का सामना कर रहा है और उसका जवाब दे रहा है, वो भी कूटनीतिक दबाव, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और सोच समझकर की गई सैन्य कार्रवाई के जरिए। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं, खासकर हाल ही के पहलगाम हमले और भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया के बाद। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के सिर्फ एक दिन बाद ही पाकिस्तान की सेना कैमरे में वो करते हुए पकड़ी गई जो वो सालों से नकारती आई है, आतंकवादी संगठनों को खुलेआम समर्थन देना। पूरी वर्दी में पाकिस्तानी सेना के अफसर उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते दिखे जिन्हें भारत ने मुरीदके में लश्कर-ए-तौयबा के ठिकाने पर सटीक हमले में मार गिराया था। पाकिस्तानी सेना सालों से आतंकी संगठनों का समर्थन करती आ रही है। इसका एक बड़ा सबूत आतंकवादियों के जनाजों में पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अफसरों की मौजूदगी है। हाल ही में आतंकियों की नमाज़े जनाजा की अगुवाई करते हुए जो व्यक्ति देखा गया वो था हाफिज अब्दुल रऊफ, लश्कर-ए-तैयबा का एक वरिष्ठ कमांडर जिसे भारत और अमेरिका दोनों ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। उसकी मौजूदगी और पाकिस्तानी सेना के जवानों और अधिकारियों की उपस्थिति वीडियो में साफ नजर आई, जिसकी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पुष्टि की है। ये वीडियो इस बात का ताज़ा सबूत है कि इस्लामाबाद सीधे तौर पर आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस दोहरे रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, अगर मारे गए सिर्फ आम नागरिक थे तो फिर ये तस्वीर क्या दर्शाती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे की अगुवाई करते हुए हाफिज रऊफ की तस्वीर दिखाते हुए ये बात कही। पाकिस्तान के बार बार के आश्वासन के बावजूद, खासकर 2023 में जब उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा सूची से बाहर किया गया, अमेरिका के राज्य विभाग की रिपोर्ट ने साफ कर दिया, इस्लामाबाद अब तक अपनी जमीन पर काम कर रहे आतंकवादी समूहों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका है। भारत अब ताज़ा सबूतों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
सक्रिय रूप से वैश्विक साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं ताकि सहमति बनाई जा सके, न केवल पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने के लिए बल्कि वित्तीय समर्थन को रोकने के लिए, जिसमें IMF की सहायता भी शामिल है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देकर भारी कीमत चुकाई है। 2019 से 2023 के बीच वहां हमलों में 4 गुना वृद्धि हुई है, फिर भी उसकी सेना आतंकियों को सजा देने के बजाय उन्हें शरण देती रही है। भारत का संदेश साफ है, पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार होने का दावा नहीं कर सकता, जबकि वो इसके मास्टरमाइंड को शरण देता है। वैश्विक समर्थन बढ़ रहा है और नई दिल्ली का पलटवार करने का अधिकार प्रमुख विश्व शक्तियों से समर्थन और पुष्टि प्राप्त कर चुका है। दिल्ली से संदेश स्पष्ट है, आतंकवाद और इसके समर्थकों को निर्णायक ताकत से जवाब दिया जाएगा। 8 और 9 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह से समन्वित ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे तनाव बढ़ गया। और उधर भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के ऊपर कई संघर्ष विराम उल्लंघनों की भी पुष्टि की और इसे बिना उकसावे वाली कार्रवाई बताया। भारत की प्रतिक्रिया तेज और मजबूत रही। भारतीय सेना ने वीडियो जारी कर पुष्टि की कि ड्रोन घुसपैठ को प्रभावी रूप से नाकाम किया गया। और उधर सीज फायर वायलेशंस का भी उचित और माकूल जवाब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान को दिया। वहीं भारतीय एयर डिफेंस यूनिट्स ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के साथ ये पूरे ड्रोन्स और मिसाइल्स को ध्वस्त किया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के इलाके के अंदर इंश्योर किया कि कोई भी हताहत नहीं हुआ और कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रक्षा अधिकारियों के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों जैसे सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया को निशाना बनाया गया, लेकिन सभी खतरों को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान का हमला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए सटीक हमलों का पलटवार माना जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया था। भारतीय हमले इस तरह से किए गए थे कि पाकिस्तान की सैन्य संरचनाओं को नुकसान न हो। ये बिंदु नई दिल्ली ने बार बार दोहराया है। एक बड़े उतार चढ़ाव में पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली को भारत ने निष्क्रिय कर दिया, जब पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री बेसों अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़ और भुज को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन हर ड्रोन और मिसाइल को भारत के एकीकृत काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट और नष्ट कर दिया गया। एक अलग घटना में BSF ने गुरुवार रात सांबा जिले में एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिससे पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को जारी समर्थन का और खुलासा हुआ। सावधानी के तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर भारत के 24 हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया है। सुरक्षा के कड़े उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें 100% CCTV सेवा की जांच, सेकेंडरी लैंडर पॉइंट की जांच और फ्लाइट में सुरक्षा अधिकारी की तैनाती शामिल है। भारत सतर्क रहते हुए अपनी सेनाओं को पूरी तरह से तैयार रखे हुए है, ताकि देश की संप्रभुता की रक्षा की जा सके। इसके साथ ही हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD with Danvi के साथ साझा जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।